नमस्कार। आज हम सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग भूविज्ञान में किस तरह से होंगे उस बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत सारे जो आपके साथ पीपीटीज या जो भी कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें कर रहे हैं वो हिंदी में कर रहे हैं। तो आज के हमारे जो डिस्कशन का संवाद का विषय है वो भूविज्ञान में सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग। सबसे पहले समझते हैं कि भूविज्ञान या भौमिकी क्या है। तो भूविज्ञान या भौमिकी वह विज्ञान है जिसमें ठोस पृथ्वी का निर्माण कार्य करने वाली शैलों तथा उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आपने शुरू की कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि विभिन्न प्रकार की शैल होती हैं, आग्नेय हुई, अवसादी हुई या कायांतरित। तो हम अलग-अलग प्रकार की शैलों का अध्ययन करके उनके बनने की प्रक्रियाओं का या और दूसरे खनिज जो बनते हैं उन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से इस विज्ञान में अध्ययन करते हैं। इसमें बहुत सारे अलग विषय भी आते हैं, जैसे खनिज शास्त्र हुआ, तलछट विज्ञान, भूमापन, खनन इंजीनियरिंग इत्यादि। परंपरागत जो भूगर्भीय मानचित्रण होते हैं या खनिज खनन जो चट्टानों मृदा के भौतिक गुण जैसे कि संघटन, अपक्षय क्रिया, भू रासायनिक गुण या भू आकृतियों आदि गुणों का उपयोग किया जाता है। और सबसे ज्यादा परेशानी होती है जहाँ पर भूवैज्ञानिक से बहुत ही विषम क्षेत्र। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए यदि हमको बहुत ही हाई हिमालय में काम करना है तो हिमालय वैसे ही बहुत ही दुर्गम है पहुंचने के लिए, जाने के लिए। और जब हम वहाँ पर भूवैज्ञानिक तरीके के कार्यों में लगेंगे या वहाँ के शैलों को अध्ययन करने के लिए जाएंगे तो हमें और भी जटिल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन सभी चीजों के लिए सुदूर संवेदन हमारे लिए वरदान भांति है और हम बहुत ही सीमित मानव अवलोकनों के साथ सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी से भूवैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं और इसीलिए सुदूर संवेदन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब किन जगहों पर हम वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि सरफेशियल डिपॉजिट्स हिंदी में हम इंग्लिश में कहते हैं, या सतही निक्षेप तलछटी चट्टानों का मानचित्रण करना हो, अलग-अलग लिथोलॉजी का मानचित्रण करना हो, अलग-अलग संरचनाएं जैसे कि भूवैज्ञानिक अलग-अलग संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि फॉल्ट्स या जिन्हें हम हिंदी में कहें वलय या भ्रंश, इस तरह की चीजों का। तो उनका भी हम अध्ययन जो है संरचनात्मक मानचित्रण के आधार पर सुदूर संवेदन से कर सकते हैं। वो आकृतिक मानचित्रण किया जा सकता है, स्थलानुरेख उनका निष्कर्षण कर सकते हैं। खनिज अन्वेषण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सुदूर संवेदन। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण जैसे कि कोल, पेट्रोलियम ये सब कुछ। फिर पर्यावरणीय विज्ञान और भूवनस्पतिक जैसा कि पता है कि बॉटनिकल इंडिकेटर्स होते हैं बहुत सारी चीजों के। मतलब वहाँ पे जहाँ पे किसी विशेष खनिज या मिनरल की अधिकता होगी तो वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाएगी उसमें किसी विशेष एलिमेंट की किसी विशेष एलिमेंट की अधिकता मिलेगी या किसी विशेष एलिमेंट से डिफिशिएंट वो मिलेंगे। उसका हम आइडेंटिफिकेशन उसको हम रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन से पता लगा सकते हैं। फिर मानचित्रण में निगरानी कर सकते हैं, भू-आपदा मानचित्रण कर सकते हैं और विभिन्न ग्रहीय मानचित्रण किया जा सकता है। ग्रहीय मानचित्रण के लिए अभी हमारे पास सुदूर संवेदन ही सबसे अच्छी तकनीक जो है वो है, क्योंकि हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली बार-बार अन्य ग्रहों पर जाके वहाँ की अध्ययन करना हमारे लिए अभी मुश्किल है। लेकिन सुदूर संवेदन के होने से ये फायदा हुआ है कि अब हम चंद्रमा पे, मंगल पे या अन्य दूसरे ग्रहों का भी सुदूर संवेदी मानचित्रों को अध्ययन कर सकते हैं, सुदूर संवेदी छवियों को अध्ययन कर सकते हैं और उनके बारे में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं डिफरेंट चट्टानों का या लिथोलॉजी की मैपिंग के लिए या अलग-अलग शैलों की मैपिंग के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया 3 तरह की चट्टानें हैं, अवसादी, आग्नेय और रूपांतरित। अब हम एक-एक करके सुदूर संवेदन छवि देखेंगे। सो ये है सबसे पहली चीज जिसमें हम आग्नेय
चट्टान की छवि है और कुछ तलछटी चट्टानें भी हैं। तो जब आप मेरे यदि कर्सर को फॉलो करके देखेंगे तो आपको एक जो ये इस तरह का आकार दिख रहा है, यह आग्नेय चट्टानों से बना हुआ बेसाल्ट नाम की चट्टान है। बेसाल्ट नाम की चट्टान से कहा गया है। जब पृथ्वी से किसी भी कमजोर सतह से जब लावा बाहर की तरफ निकलता है और बाहर निकल के बहुत जल्दी से ठंडा होता है, तो उस तरह से इस तरह की चट्टानें बनती हैं जिन्हें हम बेसाल्ट भी कहते हैं। उसके अलावा कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो बीच में ही, मतलब पूरे खुले वातावरण में बाहर एक्सपोज होके ठंडी नहीं होती, बीच में ही कहीं ठंडी होती हैं। वो अलग तरह की आग्नेय चट्टानें होती हैं जिन्हें हम प्लूटोनिक चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और इस तरह जो बेसाल्ट जैसी चट्टानें होती हैं उन्हें हम वोल्केनिक चट्टानें कहते हैं। प्लूटोनिक में ग्रेनाइट और दूसरे तरह की रॉक्स आती हैं। तो और इसकी जो विस्कोसिटी है वो बहुत कम होती है, इसलिए ये बहुत दूर तक फैलता है। और दूसरी चट्टानें जिनको हमने ग्रेनाइट वगैरह कहा, उनकी विस्कोसिटी होती है ज़्यादा, तो वो बहुत ही रिजिड और ब्लॉकी अपीयरेंस उसका लगता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारी एक आग्नेय चट्टान है। यहाँ पे आपको देख के समझ सकते हैं ये एक कोन है, वॉल्केनिक कोन, ज्वालामुखी का। यहाँ से लावा जो हमारा है वो निकल के बाहर सब तरफ फैला है। एक कोन आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक कोन आप यहाँ भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको अवसादी चट्टानें या तलछटी चट्टानों जैसा एक के बाद एक लेयर दिखेंगी, एक के बाद एक सतह बनी हुई दिखेंगी, क्योंकि तलछटी चट्टानों का जमाव जो होता है वो एक के बाद एक धीरे 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 अलग अलग कारकों के द्वारा अवसादों के जमा होने से होता है। इसलिए वहाँ पे आपको लेयरिंग या सतहें जो हैं वो बहुत अच्छे से देखने को मिलती है, तो वो यहाँ पर है। इसलिए हम इस छवि को देख के ये कह सकते हैं कि दो तरह की चट्टानें यहाँ पर हैं, एक ये आग्नेय और दूसरी तलछटी। अब ये दूसरे तरह की एक है जिसमें हम कायांतरित चट्टानों को यहाँ देख रहे हैं और कुछ डाइक्स भी देख रहे हैं। तो ये जो एरिया है ये ग्रेनाइट मतलब एक तरह की आग्नेय और नेइसिस जो एक तरह की कायांतरित चट्टान है, उन दोनों का मिक्स यहाँ पे हमको सिग्नेचर्स देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा बहुत ही लाइन एक के बाद एक दिखने को मिल रही हैं, जो कि हमारे जॉइंट्स यहाँ पे हैं वो प्रेजेंट हैं और जॉइंट्स दिख रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक और लैंडसेट जो है सैटेलाइट, उसकी चलचित्र यहाँ पर छवि हम देख पा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के ये जो रॉक टाइप्स हैं, ये जो अलग अलग तरह की शैलें हैं, इनको हम या चट्टानें हैं, इनको हम एक दो या तीन अलग अलग तरह की चट्टानें हैं, ये सिर्फ इस छवि को देख के पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यदि यहाँ देखें तो इस पूरे एरिया में, आप मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए, इस पूरे एरिया में जो भी ड्रेनेज हैं, जो भी यहाँ पर छोटे छोटे से नदी नाले बने हुए हैं, उनका जो डेंसिटी है, उनका जो डेंसिटी यहाँ पे बहुत ही घनत्व जो है बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे वो कम है। अब आप यदि ये जो छवि है ये एक ही जगह की है और ये देहरादून के पास की एक जगह की छवि है, जो कि हमारे सेवालिक्स एक्सपोजर जो हैं, जिनको हम निचले हिमालय की बात करते हैं, वहाँ पे है। अब चूंकि ये एक ही स्थान की छवि है, इसलिए यहाँ पर जो वातावरण व संबंधी चीज़ें हैं वो एक जैसी होंगी। उदाहरण के लिए यहाँ पर जो बारिश होगी वो तकरीबन एक जैसी होगी, है ना। और बाकी गर्म धूप है, दूसरी सारी चीज़ें वो तकरीबन एक जैसी होंगी। लेकिन फिर भी यहाँ की चट्टानों में जो हम नदी के प्रवाह से जो तरह की संरचनाएं बन रही हैं, उनके घनत्व में अंतर देख पाते हैं। तो उसके पीछे एक ही रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे जो नीचे रॉक है, जो सतह है, जो चट्टान है, वो दो अलग अलग तरह की हैं। यहाँ की जो चट्टानें हैं वो थोड़ी सी नर्म है और उनमें परमिएबिलिटी ज़्यादा नहीं है, उनका सरफेस फ्लो मतलब उस पर सतही फ्लो जो है उनका वो ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर जो पानी है इन जगहों पर, वो पानी नीचे होके चला जा रहा है, परकुलेट हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो ऊपर ड्रेनेजेस हैं, ड्रेनेज की डेंसिटी है वो कम है। तो हम सिर्फ ये इमेज देख के, ये छवि देख के ये बता सकते हैं कि ये और ये दो अलग अलग तरह की रॉक्स या अलग अलग तरह की चट्टानें हैं। यदि हम एक बाउंड्री बनाना चाहें तो इस रेखा या इस लाइन के एक तरफ आप दूसरे तरफ और नीचे और ऊपर अलग अलग तरह की चट्टान जो है वो कह सकते हैं। अब हम कुछ जो अलग अलग तरह के छवियों से हमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, या कुछ
फॉर्म जिनको हम कहते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो इसको देख के ये समझ में आ रहा है कि ये एक नदी है, क्योंकि नदी जो हम है वो हमेशा इस तरह से सर्पिलाकार आकृति में ही बहती है, बिल्कुल स्ट्रेट नॉर्मली नहीं बहती है। कोई और कारक उसमें हो तब जाके वो सीधे हो। अलग अलग विसर्प आप इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है। कहीं पे जो है ये डिपोजिशन हो रहा है, जमाव हो रहा है, और कहीं से जो वहाँ पे चट्टान है उपस्थित है उसका कटाव हो रहा है। तो इसके लिए यह जो एक एरिया है ये सक्रिय बाढ़ का मैदान है। यहाँ पे एक तरफ से कटाव और एक तरफ से निक्षेपण के वजह से मोड़ जो हैं, जो जिनको हम कहते हैं, या विसर्प जो है वो यहाँ पे बन गए हैं, अलग अलग देख सकते हैं। और ये जो आप एक आकृति यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, ऑक्सबो झील कहते हैं। कभी यह भी इस नदी की मेन धारा से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन धीरे 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 करके वो कट गया। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही टाइट सा फोल्ड है, ये वाला बहुत ही टाइट सा विसर्प है। अब आप देख रहे हैं कि इस तरफ से जमाव होना शुरू हो रहा है, तो धीरे धीरे इधर भी जमाव हो रहा है, इस तरफ भी जमाव हो रहा है। तो धीरे 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 जब ये पीछे होती जाएंगी, ये वाली जो यहाँ पे धारा है ये भी धीरे धीरे पीछे को खसक रही है, यहाँ पे जो है ये भी धीरे धीरे पीछे को शिफ्ट हो रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों यहीं से आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये यहीं से आपस में जुड़ जाएंगे तो ये जो एक यू आकार की आकृति यहाँ बनी हुई है वो इस मुख्य धारा से अलग हो जाएगी, और वो ये जो यू आकार की आकृति है उसको हम विसर्प या ऑक्सबो झील या ऑक्सबो लेक कहेंगे। इस तरह की आकृतियां जो हैं वो हमें बताती हैं कि इस जगह पर, इस एरिया में मुख्यतः पानी से जो चीज़ें होती हैं, या जो फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजिकल चीज़ें हैं वो जहाँ पे डोमिनेट कर रही हैं, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बन रही हैं। एक और आपको उदाहरण दे रही हूँ, ये गंगा नदी का है। इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले जो गंगा का फ्लो था वो इस तरह से कभी बहा करती होगी, लेकिन धीरे 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 शिफ्ट होते होते देखिए यहाँ पे भी आपको दिखेंगी लाइंस, 1 2 3, और जो एक बड़ा सा विसर्प वो बना रही थी पहले, धीरे 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 वो कटता गया, और अब उसका जो हाल फिलहाल में उसका जो कोर्स है वो गंगा का ये है। यहाँ पे भी छोटी छोटी ऑक्सबो लेक्स आपको देखने को मिल रही हैं, एक ये रही, और भी होंगी यहाँ पे। तो इस तरह से ये दोनों जगह ये हमें बताती हैं कि ये जो भी आकृतियाँ यहाँ पे बन रही हैं, जो भी ये जो एरिया है, इस जगह पर पानी जो है वो मुख्य कारक है भूवैज्ञानिक आकृतियों के बनने का। अब अगला हुआ संरचनात्मक मानचित्रण। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अलग अलग तरह की भूगर्भीय संरचनाएं, जैसे कि तह हो गया, दोष या भ्रंश हो गया, रेखाएं हो गई, ये सब कुछ हम रिमोट सेंसिंग छवियों से मैच कर सकते हैं। और इसका हम जो है, यदि हम किसी जगह पर खड़े होके भी देखें तो हमारा देखने का जो दायरा है वो सीमित है, लेकिन जब हम वही चीज़ एक कंसिडरेबल हाइट से, एक ऊंचाई से देखते हैं तो हमें बहुत ही बड़ी जगह का जो है छवि जो है वो मिलती है। तो चूंकि जो हम इसकी बात कर रहे हैं, सुदूर संवेदन की बात कर रहे हैं, तो सुदूर संवेदी उपग्रह जो है वो आप पृथ्वी को पृथ्वी के ऊपर से देख रहे हैं, तो हमको एक बर्ड आई व्यू या एक बहुत ही ऊंचाई से कैसा दिखेगी चीज़ें वो देखने को मिलती हैं। तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बड़ी बड़ी संरचनाएं जो हमें उस जगह पर खड़े होके भी उनको पहचानना या उनका विजुअलाइजेशन करना, समझना मुश्किल होगा, लेकिन जब हम उसको सुदूर संवेदी छवियों से देखते हैं तो कई बार वो संरचनाएं, उनका विस्तार कहाँ तक है, कैसी उनकी पैटर्न है, वो बहुत ही अच्छे से देखने को मिलती हैं। और इनमें जो भी कुछ हम देख पाते हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हस्ताक्षरों से देख पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे हमें दिखे। अब दूसरे बहुत सारे भ्रंश हुए या रेखाएं, ये सब कुछ हमें सुदूर संवेदी चीज़ों से देखने को मिलती हैं। अब उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, ये जो संरचना है इसमें हमको एक वलन जो है, एक वलय जो है वो ऐसा दिख रहा है कि एक फोल्ड या वलय जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, और अलग अलग संरचनाएं भी दिख रही हैं। उन संरचनाओं के साथ ये वलय जो है बहुत अच्छे से देखने को हमें
मिल रहा है। लेकिन जब हम यहीं खड़े होके, यदि मैं यहाँ इस जगह पर खड़े होके इसको समझने की कोशिश करूँ, तो मैं समझूँगी। लेकिन मुझे इस तरह से जो बर्ड आई व्यू है, जो पूरी संरचना के बारे में एक दृश्य दिख रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ पूरी संरचना को एक साथ, वो मैं उस जगह पर खड़े होके उसके ऑब्जर्वेशन के साथ नहीं देख पाऊँगी। अगली यदि हम संरचनाओं में बात करें, तो अगली संरचना जिसको हम कहते हैं भ्रंश या फॉल्ट। फॉल्ट जो है, जभी भी कोई लिथोलॉजी या कोई भी चट्टान जो है वो डिपॉजिट होगी, जब भी उसका जमा होगा, तो वो एक सीधे पैटर्न में जमा होगी। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर यदि हम कोई देखें कि दो अलग अलग तरह की चट्टानें हैं, वो ऐसे एक साथ एक के बाद एक जमा हुई हैं, लेकिन अचानक से किसी टेक्टोनिक उसके चलते आपने जो चट्टानें हैं वो आपस में सीधे कंटिन्यू होने की बजाय शिफ्ट हो गई। या तो एक दूसरे के ऐसे रहना था, या तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, या शिफ्ट हो गई। ऐसे मिलना चाहिए था, लेकिन वो शिफ्ट हो गई। शिफ्ट हो गई मतलब जो चट्टान इस तरफ मेरे यहाँ पे मिल रही है, वही सेम चट्टान मुझे आगे नहीं मिल रही है। एक लाइन, एक सीधी रेखा के सामने यदि मैं देखूं, तो उस रेखा के दोनों तरफ अलग अलग तरह की चट्टानें मिल रही हैं, और वो चट्टानें या तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, या अंदर चली गई, या ऐसे लिटरल शिफ्टिंग है। तो वैसा ही कुछ एक यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देखने को मिल रहा है। आप देखें यहाँ पे ये कुछ हरे से कलर में आपको एक लिथोलॉजी देखने को मिल रही है। सही मायने में तो इसको, इसी लिथोलॉजी को ऐसे आगे बढ़ना चाहिए था, ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक भ्रंश, एक फॉल्ट है, इसलिए ये वाली लिथोलॉजी और ये वाली लिथोलॉजी ये सेम है, और ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। मतलब ये जो ऐसे जाना चाहिए था, ये शिफ्टिंग हो गई। तो जो लिथोलॉजी यहाँ मिल रही है, वो अब यहाँ प्रेजेंट है नीचे की तरफ। तो इस तरह से शिफ्टिंग जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये शिफ्टिंग भी सुदूर संवेदी छवियों से बहुत अच्छे से हम देख पाते हैं। और भी अलग अलग तरह की शिफ्टिंग्स हैं। और यहाँ पे जब ये जो फोल्ड है या वलय है, वो दो तरफ से है, मतलब डबली प्लंजिंग फोल्ड जिसको हम कहते हैं। तो ये दोनों तरफ से अंडाकार तरीके की एक हमें अभिव्यक्ति मिल रही है। और इससे हमको ये समझ में आता है कि जो वलय है वो दो तरह से, या बीच में एक बार रॉक्स डिपॉजिट हुई, उनका वलयन इस तरह से हुआ, और दूसरी बार रॉक डिपॉजिट हुई, उनका वलयन इस तरह से हुआ। तो दोनों तरफ से वलयन होने की वजह से हमको एक अंडाकार तरह की आकृति मिल रही है, जो कि हमको यहाँ पे बहुत अच्छे से इस छवि में देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा हम चट्टानों का अध्ययन कर सकते हैं, हम अलग अलग भ्रंश या अलग अलग संरचनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। उसके अलावा जो हम हैं डिज़ास्टर, या जिसको हम कहें भूस्खलन, या अलग अलग तरह की जो भूवैज्ञानिक आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, उनका भी अध्ययन हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, ये एक मलिनी एरिया महाराष्ट्र का सह्याद्री पहाड़ियों का एक भूस्खलन की घटना है। यदि आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो है एक छोटा सा गांव है, और ये एक ढलान पे बसा हुआ है। तो ये हमने छवि जो है वो घटना के पहले और घटना के बाद में ली है। तो जब हम घटना के पहले वाली छवि को देखें, तो यहाँ पे हमको एक सेटलमेंट, एक गांव जो है वो दिखता है, जो कि 30 जुलाई 2000 जो घटना हुई है वो 30 जुलाई 2014 में हुई है। तो ये वाली जो छवि है, ये जनवरी 2014 की है, और ये वाली जो छवि है ये फरवरी 2015 की है। तो आप यहाँ पे देखें, ये साफ एक सीधी लाइन दिखती है कि यहाँ कहीं से जो है भूस्खलन शुरू हुआ, ये क्राउन है उसका, और पूरा ये जो गांव है उसको अपने साथ लेके और चला गया। यहाँ भी देखें आप, ये पूरा जो है वो साफ हो गया। तो इस तरह से जो है हम किसी भी आपदा का पूर्व और आपदा के पश्चात दो छवियों को लेके उनको आपस में अध्ययन करके पता लगा सकते हैं कि क्या आपदा हुई, और कहाँ कहाँ जो है एरिया, जो है कौन कौन से एरिया है, वो कौन कौन सी जगह जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। अब ये हम केदारनाथ वाला है, इसमें सॉरी टिहरी वाला। सो टिहरी जलाशय क्षेत्र जो है बहुत ही बड़ा है। उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से टिहरी जलाशय के आसपास कहाँ कहाँ पे भूस्खलन हुआ है, और उनका व्यापक मूल्यांकन किया है। उसका संख्यात्मक अनुकरण भी विधियों का उपयोग करते हुए देखा है हमने, कि मॉडलिंग की है कि किस तरह से जो भूस्खलन का कौन कौन सा क्या प्रोन है, मतलब कहाँ पे बहुत अधिक भूस्खलन की
पॉसिबिलिटीज़ हैं और कैसे वो जो धीरे धीरे हैं वो जैसे हम दूर जाएंगे भूस्खलन वहाँ कम होते जा रहा है। अब उसके बाद दूसरे में आप देखें कि केदारनाथ घटना में जो भूस्खलन हुआ है उसका अनुकरण किया है। यहाँ पे ये जो है एक मलबे का जो प्रवाह है उसका हमने प्लेटफॉर्म पर स्पॉट इमेज से दिखाई दे के हमने देखा है कि कितनी ऊंचाई पे किस तरह से प्रवाह होगा और वो कहाँ तक बहेगा, कैसे पहुंचेगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि तबाही का मूल कारण क्या हुआ, उसके उसके हम बहुत करीब पहुंचे और देखा कि महत्वपूर्ण प्रवाह मापदंडों की कैसे व्युत्पत्ति यहाँ पे हुई। अब हम उत्तराखंड की हिमनदीय झील या ग्लेशियर्स की बात करते हैं, हिमनदों की बात करते हैं और हिमनदीय झील मतलब ग्लेशियर लेक्स की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग आजकल बहुत सुनने में आ रहा है और सुन रहे होंगे कि हमारा जो है वो क्लाइमेट चेंज या जो हमारा मौसम है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो उस चीज़ की पुष्टि करने के लिए हमने यहाँ पे भी देखा कि बहुत अच्छी हाई रिजोल्यूशन उच्च विभेदन वाली हमने सुदूर संवेदी उपग्रह का छवियों का उपयोग किया और हमने देखा कि उत्तराखंड में तकरीबन 1353 हिमनदीय झीलें हैं जिनका जो एरिया है, क्षेत्रफल जो है वो 500 वर्ग मीटर से अधिक है और वो तकरीबन 3000 और 6000 मीटर की ऊंचाई के बीच बनी हुई हैं। तो तकरीबन 7.96 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अब हम इन्हीं को नदियों को यहाँ पर हमने देखा इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारी हिमनदी झील जो है वो यहाँ पे मार्क की। उसमें हमने ये भी देखा कि कौन सी बहुत छोटी हैं, कौन सी ठीक साइज़ की और कौन सी बड़ी लेक्स हैं। इस तरह से अलग अलग हमने कलर लगा के अलग अलग रंगों के माध्यम से इस लीजन के आधार पे आप देख सकते हैं जो पीले से कलर में है वो बहुत ही बड़ी लेक्स हैं और उसके हिसाब से फिर हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी झीलों की संख्या है जिले के हिसाब से। तो कुल जो हमारी झीलें जो यहाँ पर बताई हैं वो 1353 झीलें हैं और टोटल इनका क्षेत्रफल जो है वो 7.96 है। तो ये अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन से ये होता है कि जब हम विभिन्न झीलों को देख सकते हैं तो जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत सारी आपदा जिसको हम ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं, मतलब कि कोई हिमनदीय झील का अचानक से टूट जाने के कारण बहुत सारा जो पानी है, बहुत सारा जल है, उसका एक साथ प्रवाह होता है और उस वजह से वहीं नीचे जो उसकी तलहटी में गांव, शहर या कुछ भी जो भी वहाँ पे गांव या शहर या बसाहट जो भी है वो पूरी तरह से तहस-नहस हो जाती है। तो यदि हम नियमित तौर से हिमनदीय झीलों के क्षेत्रफल का अध्ययन करते रहें तो हम ये समझ पाएंगे कि ये हिमनदीय झील बढ़ रही हैं या घट रही हैं और उस हिसाब से कौन-कौन से वो क्षेत्र हैं जो यदि इस हिमनदीय झील का के आउटबर्स्ट फ्लो जब होगा, जब ये टूट के एकदम तेज़ी से पानी का बहाव होगा तो उसके चपेट में आ सकते हैं। इसके अनुसार उत्तराखंड में इतनी ही झीलें हैं। 6 झीलें जो हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वा, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, यहाँ पे हिमाचल झीलें, यहाँ पर हिमाच्छादित झीलें वितरित हैं। और इसमें हमने ये देखा इतनी झीलों में से 541 झीलों का गठन 5000 और 6000 मीटर की ऊंचाई के बीच हुआ है जो कि कुल झीलों का 40% है और 57% झीलों का विकास 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई के बीच हुआ है। तो इस तरह से हमने पूरी तरह से ये जो अध्ययन किया ये मेनली सुदूर संवेदन छवियों को देखकर ही किया और उस हिसाब से हमने देखा कि बहुत सारी हिमनदीय झील जो हैं वो किन किन मीटर की ऊंचाइयों पर बनी हैं और हमको नियमित तौर पे उनको देख रहे हैं, अध्ययन करते जा रहे हैं ताकि यदि कभी किसी समय पे भी इनका ब्रीच हो या जब हमें लगे कि इसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है तो हम वहाँ पे जाके फील्ड में स्टडी कर सकें, देख पाएँ कि आखिरकार ये ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड के लिए बहुत ही सेंसिटिव है या नहीं है। अब ये अगला जो है इस छवि में ये हमारा खनिज अन्वेषण के लिए है। एक तरह का अति स्पेक्ट्रमी जो है अति वर्णक्रमी सैटेलाइट्स होते हैं जिनको हम हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट कहते हैं, जिसमें जो बैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 400, 500, 1000 या कुछ। तो बहुत छोटे छोटे अंतरवल पे बहुत सारे बैंड के बीच में हम एक छवि को कैप्चर करते हैं, लेते हैं और उससे हम विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रा जो हैं वो निकाल पाते हैं और उन स्पेक्ट्रा को देख के हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा मटेरियल वहाँ पे है, कौन सा मिनरल वहाँ पे है, कौन सा खनिज वहाँ पर है या कौन सी वस्तु वहाँ पे प्रेजेंट है।
तो इसमें हमने देखा कि इस छवि में जहाँ पे आप ये गोलाकार देख रहे हैं, रॉक फॉस्फेट की खदान है यहाँ पर, जो कि झमरकोटा राजस्थान एरिया के है। और जहाँ जहाँ पे भी खुली चट्टानें, एक्सपोज चट्टानें, वहाँ पे कुछ मात्रा में कैल्साइट, क्लोराइट और दूसरे मिनरल्स भी दिख रहे हैं। और खदान के क्षेत्र में मुख्यतः वो डोलोमाइट बता रहा है। और क्यों? क्योंकि जो खदान है उसकी होस्ट रॉक जो है वो स्ट्रोमेटेलिक डोलोमाइट ही है, और ये रॉक फॉस्फेट खनिज के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसकी होस्ट या मेजबान रॉक है, चट्टान है। दूसरे में यहाँ पे देखें, ये जो एक अंडाकार एरिया आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक मार्बल या जिसे हम संगमरमर कहते हैं, जो कि बहुत सामान्यतः, बहुत ही मुख्य रूप से हमारे घरों में लगाई जाती है चट्टान, उसके लिए है। तो इसमें ये जो एरिया है ये बाबरमल खदान है, और यहाँ पे गुलाबी कलर का संगमरमर जो मिलता है। तो जब हम इसका स्पेक्ट्रा अध्ययन किया और इसे देखा, तो इसने हमें बताया कि बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। जो खदान के आसपास की जगह है, वहाँ पे आपको क्लोराइट मिल रहा है, और खदान के बीच में आपको कैल्साइट, जो कि एक जो मिनरल है जिसी से हमको ये मार्बल या संगमरमर जो है वो मिलती है, उसका कैल्साइट का, तो वो कैल्साइट की उपस्थिति वहाँ दिखा रहा है, जो कि इस चीज़ का प्रमाण है कि हम अति स्पेक्ट्रमी रिमोट सुदूर संवेदन डाटा से, सुदूर संवेदन छवि का उपयोग करके वहाँ पे उपस्थित खनिज या चट्टान जो है उसका पता लगा सकते हैं। ये एक और छवि है जिसमें हमने एक रॉक फॉस्फेट माइन का अध्ययन किया है। ये इस तरह के स्पेक्ट्रा जो है हमें इन छवियों से मिलते हैं, और इन स्पेक्ट्रमों का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा वहाँ पे मिनरल, कौन सा खनिज, कौन सी रॉक प्रेजेंट है, उपस्थित है। इन स्पेक्ट्रमों को जब हम अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन का मुख्य अंश या मुख्य इम्फेसिस जो होता है वो उनके एब्जॉर्प्शन डिप्स पे होता है, कहाँ कहाँ पे उनका अवशोषण हो रहा है, जो हमने एक स्पेक्ट्रा बनाया है। क्योंकि ये जो एब्जॉर्प्शंस हैं ये हर खनिज या हर मटेरियल या हर मिनरल के लिए बहुत ही स्पेसिफिक और अलग से होते हैं, जिनकी जिन जिन इन एब्जॉर्प्शन डेप्थ्स की प्रेजेंट पे, इनके उपस्थिति पे, एक पर्टिकुलर तरंगदैर्घ्य पे जब जहाँ इनकी उपस्थिति होगी, उसको देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा खनिज वहाँ पे उपस्थित है। इसी तरह का एक और है, इसमें अलग अलग खनिजों का स्पेक्ट्रा है, और उनकी किस तरह से वो कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं वो बताया गया है। इस छवि में ये एक ही इसको हम एफसीसी जैसे बोला जाए तो एफसीसी है, उसको हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन की तकनीकों से क्लासिफाई किया है, और हमने देखा है कि कौन सी तकनीक जो है वो सबसे अच्छी इसमें साबित हुई। तो ये देख के हमने देखा कि इसमें जो MTMF तकनीक है, ये वाली जिसको हम बोल रहे हैं MTMF, ये तकनीक जो है सबसे अच्छी तरह से वहाँ पे जो उपस्थित हैं क्लासेस, उनका अच्छे से वर्गीकरण कर पाई। अब इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि अन्य ग्रहों के अध्ययन करने के लिए सुदूर संवेदन ही सबसे उपयुक्त है, क्योंकि अन्य ग्रहों पर हमारे लिए जाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और अब तो हम चंद्रयान 3 की भी बात करते हैं, पर जब हम सुदूर संवेदी छवियों की बात करते हैं तो चंद्रयान 1 और 2 की छवियों हमारे पास उपस्थित हैं। मार्स ऑर्बिटल मिशन की भी छवियां हमारे पास उपस्थित हैं। तो ये एक उदाहरण के लिए देखिए, चंद्रयान 2 की जो डेटा है उसका आप ये देख सकते हैं, ये लाल कलर का एक है जो 2.8 के आसपास उसका एक एब्जॉर्प्शन दिख रहा है, और ये जो एब्जॉर्प्शन है ये OH मतलब वाटर के या पानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो ये एब्जॉर्प्शन जो है ये इस तरह के स्पेक्ट्रा से ही हमने ये निष्कर्ष निकाला कि वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो, जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो OH है, वो वहाँ प्रेजेंट है। फिर उसके अलावा दो मुख्य तरह की चट्टानें वहाँ पर प्रेजेंट हैं, मारे जो कि बेसाल्ट है, और हाईलैंड्स जो कि एनॉर्थोसाइड है। उन दोनों के स्पेक्ट्रा में भी क्या अंतर है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ब्राइट तरह का जो है उसको हम एनॉर्थोसाइड बोलते हैं, और डार्क कलर के जो हैं उनको हम मारे या बेसाल्ट बोलेंगे। अब इन निष्कर्षों से क्या क्या हम निष्कर्ष निकाले हमने इन छवियों से? नए खनिजों की खोज की, हाइड्रेशन, हाइड्रोक्सिल OH का वो मिला, स्थलाकृति का अध्ययन हुआ, कैसा, कहाँ ऊंचाई है, कहाँ नीचाई है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ हाइट कम है। फिर रासायनिक एवं भौतिक संरचनाएं देखने को मिली। फिर उसकी सतह के में क्या क्या लक्षण है, और ज्वालामुखी गतिविधियाँ क्या है, वायुमंडल की स्थिति क्या है,
ये सारी कुछ चीज़ें जो हैं हम इन्हीं सुदूर संवेदी अध्ययनों से पता लगा पाए। ये एक और है भ्रंश जो है सैटेलाइट तस्वीर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये एक नियोटेक्टोनिक फॉल्ट है और इसको नियोटेक्टोनिक भ्रंश को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे सैटेलाइट की एफसीसी का प्रयोग किया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण उपयोग है सुदूर संवेदन का भूविज्ञान में, वो है खनन की सुरक्षा के लिए स्पेशियो टेम्पोरल डायनेमिक्स की निगरानी करना और कोयले की आग का पता लगाना। तो जो अलग-अलग तरह की रिमोट सेंसिंग तकनीकें हैं वो अलग-अलग तरंगदैर्घ्य में काम करती हैं। तो जो जिनका वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है माइक्रोवेव, या जिनकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है थर्मल, ये दोनों ऊष्म विकिरणों को पता लगाती हैं, उनको अवशोषित करती हैं, थर्मल जिनको हम कहते हैं, थर्मल रेडिएशंस। और थर्मल तरंगदैर्घ्य में यदि हम किसी भी छवि को कैप्चर करेंगे, वहाँ पे लेंगे, तो उससे हमें ये पता लगता है कि कहाँ-कहाँ पे कैसे जो, क्योंकि उसकी इमिसिविटी जो होगी वो ज़्यादा होगी उन स्थानों की, तो ज़्यादा इमिसिविटी जो हमें वो बताएंगी कि वहाँ पे क्या-क्या है। तो थर्मल इंफ्रारेड और शॉर्टवेव इंफ्रारेड बैंड डाटा का उपयोग करके हमने नियमित अंतराल पर कोयले की आग को पता लगाया और स्पेशियो टेम्पोरल डायनेमिक्स मॉनिटरिंग करके देखा। इसमें रिजोल्यूशन और ज़्यादा अच्छे रिजोल्यूशन के डेटा अब आ चुके हैं। तो ये जो एरिया है झरिया एरिया, ये झरिया गोंडवाना कोयला क्षेत्र की है और यहाँ पर किसी भी अंडरग्राउंड माइन में, कोयले की माइन में जो बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी से जो है आग जो है, फायर जो है वहाँ लग जाती है। तो तकरीबन 54 से अधिक क्षेत्र जो हैं कोयले की आग से प्रभावित हैं और उच्च श्रेणी के इससे कोयला बहुत ज़्यादा खराब होता है, उसको नुकसान होता है और दूसरे जगहों पर पहुँचने में बाधा पहुँचती है। साथ ही साथ तापमान बहुत बढ़ जाता है और जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है। उसके अलावा अचानक से जब कोयला पूरा जल जाएगा तो वहाँ पर एक वैक्यूम, एक निर्वात क्रिएट हो जाएगा और ऊपर जो सतह है वो अचानक से नीचे धंस जाएगी। तो ये सभी चीज़ें वहाँ की टेम्परेचर या तापमान का पता लगा सकते हैं हम सुदूर संवेदन के द्वारा। और जो धंस गई हैं वो माइक्रोवेव का इंटरफेरोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन से सेंटीमीटर लेवल तक का भी यदि धसाव है वहाँ पे, तो वो हम पता लगा सकते हैं। देखिए ये एक वहाँ का चित्र है, फील्ड का चित्र है जहाँ पर ये कोयले की, नीचे से कोयले की खदान में जो है वो काफ़ी सारी वो जल रही है और आप यहाँ पे धुआं जो है वो देख सकते हैं। ये दूसरा वाला चित्र जो है, एक सेकंड, ये जो दूसरा वाला चित्र है ये भी वहाँ खदान का चित्र है। इसमें भी आप बहुत अच्छे से ये देख सकते हैं कि कहाँ आग लगी हुई है। आपको आग की यहाँ पर कुछ लपटें भी दिख जाएंगी और यही सब जब आप सुदूर संवेदी छवियों पे देखते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पे इन एरिया पे इमिसिविटी जो है उस जगह की वो हाई मिलती है और दिख जाती है। ये जो तीसरी छवि है ये उपग्रह छवि है। इसमें आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे आग है नीचे से, वहाँ पे वो इमिसिविटी की वजह से आपको छवि में देखने को मिल रही है और हाई इमिसिविटी वजह की को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। तो इस तरह से हमने अलग-अलग तकनीकों का, अलग-अलग चीज़ों का उपयोग करके ये देखा कि हम कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें जो हैं, क्या-क्या वैज्ञानिक चीज़ें देख के भूवैज्ञानिक अध्ययन सुदूर संवेदी तकनीकों के माध्यम से कर सकते हैं। और इस तरह से हम सुदूर संवेदन जो है वो हमारे लिए भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से या भौमिकी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम बहुत सारी रिसर्च या बहुत सारे शोध जो है वो भूवैज्ञानिक शोध जो है वो सुदूर संवेदन के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद।